इंटरवल्स मतलब एक तरीके से सेट्स ही होते हैं, और कैसे सेट्स होते हैं, इनफाइनाइट सेट्स होते हैं। और सेट्स में हमने देखा है कि यूनियन मतलब क्या होता है, वहां पे कौन सा वर्ड आना चाहिए, और। जब भी वहां पे और यूज हो रहा है तो हम उनका यूनियन लेंगे। फिर उसके बाद अगर एंड यूज हो रहा है तो हम उसका लेंगे इंटरसेक्शन। तो वही है सेम चीज, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, बस यहाँ वहाँ पे ए एंड बी फाइनाइट लेते थे, यहाँ पे वो इंटरवल के फॉर्म में आ रहे हैं, मीन्स इनफाइनाइट सेट से। तो उसमें अगर हम मान लो नंबर इंटरवल के फॉर्म में अभी देख लेते हैं, एक एक्स आ रहा है 1 2 3, क्लोज 1 to close 3, एंड बीच में और है, एंड दूसरे वाले का एक्स आ रहा है x बिलोंग्स टू -∞to 2 ओपन यूनियन। ठीक है, इतना ही आ रहा है। ठीक, अभी दोनों का हमें और लेना है, मतलब क्या करना है, एक तरीके से यूनियन लेना है। अब इंटरवल के फॉर्म में यूनियन कैसे लिया जाएगा, जब x इंटरवल के फॉर्म में आएगा तो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को पहले नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर देंगे, जितने भी यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, 1 2 3। अब हमें ये डिसाइड करना है कि कौन से क्रिटिकल पॉइंट को रखना है और किसको नहीं रखना है। रखना है तो उसके ऊपर डार्क डॉट आएगा, नहीं रखना है तो वहां पे हॉलो सर्कल। तो ये बताओ, यहाँ पे 1 को इंक्लूड करना है क्या, और है, हम यूनियन लेने हाँ वाले हैं। यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों में से किसी एक में होना चाहिए, दोनों में से एटलीस्ट किसी एक में। तो 1 देखो यहाँ पे प्रेजेंट है तो यूनियन में आएगा। फिर उसके बाद 3 इसमें प्रेजेंट है, यूनियन में आएगा। दोनों में से किसी एक में भी अगर प्रेजेंट रहेगा तो वो यूनियन में आएगा। अब 2 की बात करते हैं, 2 यहाँ पे नहीं है, लेकिन क्या यहाँ पे प्रेजेंट है क्या पहले वाले में, बताओ। 2 इसमें आता है क्या 1 और 3 के बीच में, नो सर। 1 और 3 के बीच में 2 हाँ सर। आता है ना। तो यहाँ पे आ रहा है, भले ही यहाँ पे नहीं आने दो, ओपन ब्रैकेट मतलब 2 इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन ये जो 1 to 3 के बीच में 2 आता है, यहाँ पे 2 आने वाला है तो यूनियन में आएगा। अब पहला वाला क्या कह रहा है, 1 to 3 के बीच में। दूसरा वाला क्या कह रहा है, 2 से छोटा। अब यूनियन मीन्स क्या करना होता है, ये जितना भी रीजन कवर हो रहा है लाइन से, वो पूरा हमें लेना पड़ेगा। मतलब ये पूरा रीजन लेना पड़ेगा। तो यूनियन का आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞to 3 क्लोज। ठीक है। एंड अगर इंटरसेक्शन बोला जाएगा तो इंटरसेक्शन के लिए कौन सा वर्ड आएगा यहाँ पे, एंड। इंटरसेक्शन के लिए आएगा एंड। तो हमें दोनों में जो कॉमन है वो लेना है। तो ये वही था -∞to 2, दोनों में कॉमन जो चीज आएगी वो हमें लेनी है। तो ये देखो, ये 1 2 3 क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट किया। अब तुम बताओ, 1 इसमें है, इंटरसेक्शन मतलब क्या, दोनों में होना चाहिए। कॉमन चीजें ले रहे तो दोनों में प्रेजेंट होना जरूरी है। 1 यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, इसका मतलब वो यूनियन में, सॉरी इंटरसेक्शन में आएगा। 2 2 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो किसी एक जगह भी अगर वो प्रेजेंट नहीं होगा तो इंटरसेक्शन में नहीं आ पाएगा। तो इसके ऊपर 3 भले ही यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है सेकंड वाले में। इधर से ही बात कर लेते, 3 यहाँ पे प्रेजेंट है लेकिन इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो वो इंटरसेक्शन में नहीं आ पाएगा। अब पहला वाला कहता है 1 2 3, दूसरा वाला कहता है 2 से छोटा। अब दोनों लाइंस के नीचे जो रीजन आ रहा है वो हमें चाहिए, क्योंकि वही दोनों का कॉमन रीजन रहेगा, मीन्स ये वाला। तो x बिलोंग्स टू क्लोज 1 to 2 ओपन। क्लियर है। सर एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपकी आवाज जरा कट रही थी। एक मिनट, अब आ रही है क्या। हाँ सर। ओके, तो कौन सा, ये सेकंड वाला है ना। हाँ हाँ। ये तो समझ में आ गया था, पॉइंट को इंक्लूड करना है और किसको नहीं करना है। यस सर। ठीक है। अब ये पहला वाला कहता है कि हमें x कौन सा चाहिए, जो 1 और 3 के बीच में आ रहा है, मतलब ये वाला रीजन। एंड दूसरा वाला कहता है x कैसा चाहिए, 2 से छोटा, 2 से छोटा। अब हमें दोनों का कॉमन रीजन चाहिए, इसका मतलब दोनों लाइंस के जो नीचे रीजन आ रहा है वो हमें चाहिए। तो दोनों लाइंस के नीचे ये वाला रीजन आता है, तो यही हमें चाहिए, यही दोनों का कॉमन रीजन रहेगा,
मीन्स दोनों में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, यस सर, यस सर। ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर आ जाते हैं। मैंने सेक्शन कुछ मॉड्यूल वगैरह भेजे थे क्या FOM 1 के तुम्हारे ग्रुप के ऊपर? यस सर। ठीक है, तो उसका सेक्शन डी लगा लेना तुम लोग। वो जो मॉड्यूल था उसमें सेक्शन ABC हम डिस्कस कर चुके हैं, स्टार्टिंग में हो चुका है, उसमें सेट्स था। अब उसमें सेक्शन डी, अगर किसी के पास नहीं होगा तो मुझे मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा। सेक्शन डी, क्योंकि सेक्शन डी मेथड ऑफ इंटरवल से रिलेटेड ही है, तो ये पूरा सेक्शन सॉल्व कर लेना। ठीक है, यस सर। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। लेकिन उसके ऊपर आने से पहले हमें कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर डाल दो, क्योंकि रूट्स का नेचर इमेजिनरी आता है ना, तो उसको समझने के लिए काम में आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लिखो इसके बारे में, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, तो इसलिए उसको देख रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, नंबर ऑफ द फॉर्म A प्लस, और आयोटा के बारे में पता है क्या तुम लोगों को? यस आयोटा सर। नहीं पता सर। ठीक है, तो पहले वो बताना जरूरी है, तो ये हटाओ। आयोटा के बारे में पहले जान लेते हैं। आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नहीं लिखना है इसको, वो एक इमेजिनरी नंबर होता है और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम आई से, और उसकी वैल्यू होती है √-1 के इक्वल। क्योंकि देख लो, हमें क्या पता है अब तक, अंडर रूट कब डिफाइन होता है? जब उसके अंदर की क्वांटिटी 0 होगी या तो पॉजिटिव होगी, तब अंडर रूट डिफाइन होगा। लेकिन यहाँ पे अंडर रूट के अंदर में निगेटिव क्वांटिटी आ रही है, तो ऑब्वियसली ये अंडर रूट नॉट डिफाइन होगा। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे इस आयोटा को इंट्रोड्यूस किया गया। आयोटा, आई एक इमेजिनरी क्वांटिटी है। ठीक है, तो तुम बताओ कि आयोटा स्क्वायर कितना आएगा? आयोटा √-1, तो आयोटा स्क्वायर कितना आएगा? -1। नहीं, -1 आएगा ना, -1 -1। फिर उसके बाद आयोटा क्यूब, यहाँ से हम क्या है इसकी प्रॉपर्टी लिखने वाले हैं। तो उसके बाद आयोटा क्यूब, तो ये जो सेकेंड में हमें मिला है आयोटा स्क्वायर, उसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा आयोटा क्यूब, एंड यहाँ पे माइनस आयोटा। ठीक, एंड आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 जब निकालेंगे तो इधर दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस आयोटा। तो वो आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, एंड आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1, तो वो 1 हो जाएगा। क्लियर? या तो आयोटा की पावर 4 चाहिए तो तुम इसका स्क्वायर कर दो, इसका जब तुम स्क्वायर करोगे तो इधर आयोटा की पावर 4 एंड -1 का स्क्वायर 1, तो आयोटा की पावर 4 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद तुम बताओ आयोटा की पावर 5 किसके इक्वल रहेगा? इसको हम आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो आयोटा की पावर 4 तो 1, इसका मतलब ये आयोटा के इक्वल रहेगा। ऐसे ही अब आयोटा की पावर 6 तुम लोग बताओ क्या होगा? -1। आयोटा की पावर 7, माइनस आयोटा। माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 8, 1 है कि नहीं? आयोटा की पावर 8 1। फिर उसके बाद आयोटा की पावर 9, तो मेरे ख्याल से अब आगे लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से एक पैटर्न लिख लेते हैं हम लोग। तो ये देखो, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 8,
मीन्स आयोटा की पावर जब 4 का मल्टीपल आएगा, आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल, तो उसको ऐसे लिखेंगे 4n, 4 का मल्टीपल है तो आयोटा की पावर जब 4 का मल्टीपल आएगा तो वहां से हमें वैल्यू मिलेगी 1, देख लो। फिर उसके बाद ये आयोटा, आयोटा की पावर 5, इसके बाद आने वाला जो आयोटा की पावर 9 था उसको भी हम आयोटा लिख सकते हैं। तो ये सब क्या है, आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल प्लस 1 है, क्योंकि देख लो ये 9 को हम कैसे लिख सकते हैं 8 प्लस 1, 5 को 4 प्लस 1, ये 1 को 0 प्लस 1, तो ये सब 4 का मल्टीपल प्लस 1 वाले फॉर्म है। तो जब भी आयोटा की पावर 4n प्लस 1 आएगा, 4 का मल्टीपल प्लस 1, तो उससे क्या एक जनरल रिजल्ट लिख रहे हैं हम। तो अब आयोटा की पावर कुछ भी आने दो, हम उसकी वैल्यू बता सकते हैं। ये आ जाएगा यहाँ पे आयोटा, देख लो, आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 9, आयोटा ही आ रहा था। फिर उसके बाद आयोटा की पावर 4n प्लस 2 मीन्स ये 4 का मल्टीपल, 0 4 का मल्टीपल है तो 0 प्लस 2, 4 प्लस 2 6 को लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू हमें क्या मिल रही है -1, एंड आयोटा की पावर 4n प्लस 3, ये आ जाएगा माइनस आयोटा। यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर रहेगा क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है, ये चीज हमें याद रखनी है। तो इससे हम आयोटा की कोई भी पावर अगर आएगी तो उसकी वैल्यू बता सकते हैं। 4 का मल्टीपल अगर रहेगी वो तो 1, 4 का मल्टीपल प्लस 1 वाले फॉर्म में रहेगी तो आयोटा, 4 का मल्टीपल प्लस 2 -1, 4 का मल्टीपल प्लस 3 माइनस आयोटा, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, तो लिख लो इसको, इसके 1-2 क्वेश्चंस करते हैं। सर आप वो आई की मतलब आयोटा की पावर 4n से बता सकते हो क्योंकि मेरा नेट नहीं है। यहाँ पे क्या है ये देखो, ये इसको देखो, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 8, क्या ये जो पावर आ रही है उसको हम 4 का मल्टीपल बोल सकते हैं क्या? यस सर। तो मतलब आगे भी जो आयोटा की पावर 12 आने वाला है इसकी भी वैल्यू हमें 1 मिलेगी। हाँ मीन्स सर। आयोटा की पावर जब भी 4 का मल्टीपल आएगा, 4 का मल्टीपल, तो हमें 1 मिलने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद इस 5 को हम 4 प्लस 1, इसके बाद आने वाला 9 उसको 8 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल प्लस 1 जब मिलेगा तो हमें वहां से क्या मिलने वाला है, आयोटा, वो आयोटा मिलेगा वहां से, ठीक है। यानी ऐसे ही 4 का मल्टीपल प्लस 2 आएगा तो -1, उसके लिए ये 2 एग्जाम्पल है। देख लो, इस 0 को कैसे लिख सकते हैं, सॉरी 2 को 0 प्लस 2 लिख सकते हैं, 0 4 का मल्टीपल है। इस 6 को कैसे लिख सकते हैं, 4 प्लस 2, 4 का मल्टीपल प्लस 2, वहां से हमें क्या मिलेगा -1, एंड आयोटा की पावर 4n प्लस 3, वहां से मिलेगा माइनस आयोटा, ठीक है। यस सर। चलो ठीक है, लिख लो इसको। तो इमेजिनरी टर्म्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, वैसे वो टर्म तो डिफाइन होगी नहीं, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, तो उसके लिए यूज किया जाता है आयोटा, एंड उसी से ये टॉपिक आया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे आयोटा की वैल्यू हमेशा √-1 होती है। हाँ, आयोटा की वैल्यू हमेशा √-1 है। लिख लिया इसको? यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ
फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 50 ठीक है, इसकी वैल्यू बताओ। सही है वो। सर 0। हाँ सर- बिल्कुल सही, सही है मंदार। सही है सिद्धि, पार्स मेरा, बहुत बढ़िया, क्योंकि इसमें डायरेक्टली दिख रहा है। ये 51 को हम कैसे लिख सकते हैं? 48 + 3, 48 + 3। 50 को 48 + 2, 49 को 48 + 1, ये 48। तो ये देख लो, आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल +3 है, 4 का मल्टीपल +2, 4 का मल्टीपल +1, तो ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस आयोटा, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा आयोटा, एंड ये आ जाएगा +1। तो यहाँ से ये फाइनली सारी चीजें कट होके 0। क्लियर है? 4 का मल्टीपल +3 है तो माइनस आयोटा, 4 का मल्टीपल +2 1, 4 का मल्टीपल +1 आयोटा, एंड 4 का मल्टीपल तो 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये आयोटा के ऊपर ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं पावर से रिलेटेड। सही है। ठीक है, तो इसका भी आंसर 0 ही है, बिल्कुल सही है। इस टॉपिक को और डिटेल में हम कॉम्प्लेक्स नंबर में देखेंगे जब उसका सेपरेट टॉपिक आएगा। और मतलब अच्छे क्वेश्चंस इसके ऊपर बनते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक के ऊपर एडवांस में, क्योंकि जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे 11th में एंड 12th में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, वेक्टर 3D पढ़ेंगे, तो उन सब टॉपिक्स को इसमें मिक्स करके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, अच्छे क्वेश्चंस। तो ये 0 ही आएगा, क्योंकि ये आयोटा की पावर 100 + 1 मतलब 4 का मल्टीपल +1, ये आयोटा की पावर 44 + 3 4 का मल्टीपल +3, ये माइनस आयोटा, ये प्लस आयोटा। तो देख लो यहाँ से आयोटा आने वाला, ये माइनस आयोटा, तो ये कैंसल आउट होके 0। ठीक है सर हाँ बोलो। सर आपने वो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डेफिनेशन बताया था वो एक बार देखना था, मतलब वो थोड़ा ही लिखा था, नंबर नहीं ऑफ द मुझे फॉर्म। लिखवानी है अभी, डेफिनेशन लिखवाई नहीं है मैंने, आयोटा उसके पहले करवाना था।
ठीक है सर। तो क्लियर है आयोटा क्या होता है, उसकी पावर्स अगर आएगी 4 का मल्टीपल +1 तो उसको कैसे डील करेंगे। यस सर। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन के ऊपर आ जाते हैं। तो लिख लो इसमें नंबर ऑफ द फॉर्म a plus iota b where a and b belongs to R। आवाज आ रही क्या मेरी? हाँ सर, आपकी आवाज अटक रही थी बीच में। अच्छा एक मिनट, ये आज पता नहीं क्या है। सर अभी ठीक है। हाँ, नंबर ऑफ द फॉर्म a plus iota b where a and b रियल, ये a b रियल होने चाहिए, is called as complex number, is called as complex number। And it is generally denoted by z। तो यहाँ पे z इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस आयोटा b। क्लियर? z इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस आयोटा b। तो ये होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b। तो इस नंबर को देखने पे तुम्हें दिख रहा होगा कि ये पार्ट आयोटा के साथ आ रहा है एंड ये विदाउट आयोटा है। ठीक है, ये आयोटा के साथ आ रहा है एंड ये विदाउट आयोटा है। तो इस नंबर को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को। ये कहलाता है उसका रियल पार्ट जो विदाउट आयोटा आ रहा है, एंड जो आयोटा के साथ आ रहा है उसको कहा जाता है उसका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमें ये लिखना है यहाँ पे, अगर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b वेयर a एंड b बिलोंग्स टू R है, तो ये a कहलाएगा उसका रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ z। जो आयोटा के साथ नहीं आएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर का कहलाता है रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ z, एंड उसको लिखा जाता है REZ, रियल पार्ट ऑफ z। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आएगा a। एंड ये जो आयोटा के साथ आता है उसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। पार्ट ऑफ z, तो वो आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू, ये क्या रहेगा यहाँ पे b। ठीक है, तो रियल पार्ट ऑफ z a है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z b है। सर बी आयोटा आयोटा के नहीं साथ नहीं, अगर सिर्फ b। मल्टीप्लाई, ठीक नहीं है, सर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मतलब ए तो रियल पार्ट है ना, तो जेड माइनस ए रियल हो जाएगा, लेकिन आयोटा इंटू बी वो तो इमेजिनरी है, तो वो इक्वल कैसे हुआ है इक्वेशन। हमें किसने कहा z रियल है? z तुम्हें किसने कहा रियल है? z रियल थोड़ी है। ठीक है, हाँ सर। तो रियल पार्ट आएगा a एंड जो आयोटा के साथ आता है उसको कहा जाएगा इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ पे अगर a को हमने 0 ले लिया है, पहले b को 0 ले लो, तीसरा पॉइंट आएगा यहाँ पे, इफ b इक्वल टू 0 है, b इक्वल टू 0 है, तो तुम लोग बताओ
इस कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा, है कि नहीं? तो क्या हम उसको प्योरली Yes, रियल sir. कह सकते हैं क्या? यस सर। कह सकते हैं। Yes. तो इफ b is equal to 0, then z is purely real complex number. Purely real complex number. सर आप 1 मिनट पीछे का दिखा सकते हो? हाँ ठीक है, देख लो। हो गया सर। तो b अगर 0 हो जाता है तो उसमें इमेजिनरी पार्ट बचेगा ही नहीं, तो उसको हम प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। एंड अगर a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो उसमें रियल पार्ट ही नहीं बचेगा, तो उसको कहा जाएगा वहां पे प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। z इज प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ से तुम ये बताओ, अगर मैं z इज इक्वल टू मतलब सिर्फ 2 लिख रहा हूँ, तो क्या इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं क्या? Yes. यस यस। कह सकते हैं। Yes, कैसा sir. कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ये? प्योरली रियल। Purely real complex. हाँ, एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या ये स्टेटमेंट क्लियर हो रहा है? रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा? सबसेट। सबसेट। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये ध्यान रखना। अगर मान लो किसी इसका आंसर इंटीजर आ रहा है या फ्रैक्शन आ रहा है 1/2, 3/2, ऑप्शन में सॉल्यूशन इज कॉम्प्लेक्स नंबर बोला गया, तो वो ऑप्शन भी करेक्ट रहेगा, क्योंकि एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स। और वो कैसा कॉम्प्लेक्स? प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स। ठीक। If B is 0. हाँ, कोई कुछ कह रहा था? कुछ कह रहे हो क्या मेरा? No, sir. आपने बोला कि real number is also complex number. तो आपने if में छोड़ा था तो मैंने उसे complete. ओके। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाएंगे इसमें। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 a1 प्लस आयोटा b1 एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 a2 प्लस आयोटा b2, अब ये दोनों कब इक्वल रहेंगे? z1 इज इक्वल टू z2 कब रहेगा? मीन्स a1 प्लस आयोटा b1 इज इक्वल टू a2 प्लस आयोटा b2 कब रहेगा? तो जब इनका रियल पार्ट सेम हो जाएगा एंड इमेजिनरी पार्ट सेम हो जाएगा, तब z1 एंड z2 इक्वल आ पाएगा। ठीक है। मीन्स a1 इज इक्वल टू a2 हो जाएगा एंड b1 इज इक्वल टू b2, तब जाके ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होंगे? इक्वल। या तो दूसरा इसमें बोला जाएगा, जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिलेट करना है तो हमेशा रियल को रियल के साथ एंड इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ रिलेट करना है। ठीक है। रियल को इमेजिनरी के साथ नहीं, रियल को रियल के साथ एंड इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। ठीक है। लिख लिया? यस सर। ठीक है। अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास z1
a1 प्लस आयोटा b1 एंड z2 है a2 प्लस आयोटा b2। तो इनको जब हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो रियल में रियल ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि रियल को रियल के साथ रिलेट करना है तो रियल में ही रियल ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा अकॉर्डिंग टू, जब हमें प्लस लेंगे तो ऐड हो जाएगा, माइनस लेंगे तो माइनस, यानी यहाँ पे प्लस आयोटा बाहर एंड इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड होगा या माइनस होगा, या तो सेपरेट ही लिखो, ये प्लस है तो रियल में रियल ऐड होगा एंड इमेजिनरी में इमेजिनरी पार्ट ऐड होगा। तो इस तरीके से इनकी एडिशन होती है। और ऐसे ही सब्ट्रैक्शन अगर देखेंगे z1 माइनस z2 तो रियल में से रियली माइनस होगा एंड इमेजिनरी में से इमेजिनरी। तो इस तरीके से इनका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। अब लेकिन जब हम इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तो जैसे तुम इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। ये a1 प्लस आयोटा b1 इंटू a2 प्लस आयोटा b2, इनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, a1 इंटू a2, फिर उसके बाद a1 इंटू आयोटा b2, a1 इंटू आयोटा b2, देन आयोटा b1 इंटू a2 एंड लास्ट में आयोटा b1 इंटू आयोटा b2। तो यहाँ पे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर b1 b2। तो ये बताओ, ये आयोटा स्क्वायर तो -1 रहेगा, है कि नहीं, तो -1 रहेगा। तो अब ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है उसमें रियल पार्ट क्या, a1 a2 माइनस b1 b2, क्योंकि ये -1 आएगा तो माइनस b1 b2 बन जाएगा, तो वो रियल पार्ट। एंड ये जो आयोटा के साथ आ रहा है a1 b2 प्लस b1 a2, ये यहाँ पे इसका इमेजिनरी पार्ट रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन क्लियर है इसमें? सर आप एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मली कैसे, दो मान लो इक्वेशन है हमारे पास, इसको तुम कैसे मल्टीप्लाई करते हो, x इंटू 2x, x इंटू वाई, वाई इंटू 2x, वाई इंटू वाई, ऐसे करते हैं ना। यस सर। सेम इसको भी वैसे ही करना है, a1 इंटू a2, a1 इंटू आयोटा b2, आयोटा b1 इंटू a2 एंड आयोटा b1 इंटू आयोटा b2, ठीक है। ओके सर। ये मल्टीप्लिकेशन हो गया दो कॉम्प्लेक्स नंबर का। उसके बाद जिस पॉइंट की हमें रिक्वायरमेंट थी, जिसकी वजह से हमने ये सब देखा है, वो पॉइंट आएगा कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि जब हम इमेजिनरी रूट्स देखेंगे तो इमेजिनरी रूट्स हमेशा कंजुगेट पेयर्स में लाई करते हैं, तो उसके लिए कंजुगेट क्या होता है ये जानना जरूरी था, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर अभी हमने देखा है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया। यस सर। तो अगले में है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये देख लो, अगर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड हमें इसका कंजुगेट निकालना है, तो उस कंजुगेट में क्या करना है, तो रियल पार्ट का साइन एज इट इज रखना है, रियल पार्ट को एज इट इज रखना है, बस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा ये z का कहलाएगा कंजुगेट एंड इसको रिप्रेजेंट किया जाता है z बार से, ठीक है। ये क्या है, कंजुगेट ऑफ z। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कैसे निकालेंगे, तो उसमें रियल पार्ट सेम रखेंगे एंड इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। तो अब इन दोनों को एक दूसरे की कहा जाएगा कंजुगेट पेयर्स। ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर तो a प्लस आयोटा बी उसका कंजुगेट। अगर हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं a माइनस आयोटा बी
तो a प्लस आयोटा भी उसका कंजुगेट, मीन्स ये दोनों एक क्या है, एक दूसरे के कंजुगेट है, कंजुगेट पेयर्स है। ठीक है, यस सर। ये कंजुगेट होता है। एंड उसके बाद इसमें डिवीजन भी देख ही लेते हैं, आ ही गया तो डिवीजन Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1 है। ठीक है, एंड Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2 है। तो Z1 अपॉन Z2 यहाँ पे आ जाएगा A1 प्लस आयोटा B1 अपॉन A2 प्लस आयोटा B2। तो अब यहाँ पे क्या करना है हमें, डिनोमिनेटर, जैसे हम रैशनलाइज करने के लिए क्या करते थे, डिनोमिनेटर में इरेशनल क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए तो उसके कंजुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई करते थे। सेम यहाँ पे भी वही, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रहना चाहिए तो इसके कंजुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके कंजुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई मीन्स A2 माइनस आयोटा B2 से डिवाइड मल्टीप्लाई। तो ये देख लो ऊपर में A1 प्लस आयोटा B1 इंटू A2 माइनस आयोटा B2, एंड नीचे में देखो A2 का स्क्वायर, क्योंकि A प्लस बी एंड A माइनस बी वाली आइडेंटिटी, A2 का स्क्वायर माइनस आयोटा B2 का स्क्वायर, लेकिन आयोटा का स्क्वायर तो -1, तो वहां से ये आ जाएगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। मतलब अगर इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये A2 स्क्वायर ये बन जाता एंड माइनस आयोटा B2 का स्क्वायर ये बनता। अब ये आयोटा का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर -1 होता है एंड ये माइनस, तो दोनों मिलके प्लस बन जाएंगे, तो डायरेक्टली ये लिख दिया है। ठीक है, तो इतनी चीजें बस अभी के लिए जानना जरूरी है हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। उनका एडिशन अगर होता है तो कैसे होगा, सब्ट्रैक्शन होता है तो कैसे होगा, डिवीजन होता है तो कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा, कंजुगेट क्या होता है। ठीक है, बाकी इसको डिटेल में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक में देखेंगे। तो किसी का कुछ पार्ट लिखना बाकी है इसमें से, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं अब नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर, जो हमारे क्वाड्रेटिक का पार्ट है उसके ऊपर आ जाते हैं अब, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक है हमारे पास, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 है। मान लेते कि इसके दो रूट से अल्फा बीटा, तो अल्फा माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2 है, एंड बीटा आ जाएगा माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2 है। ठीक है, यह आ जाएगा बीटा। अब यहाँ पे अंडर रूट के अंदर में क्वांटिटी आ रही है जो कि पॉजिटिव हो सकती है, 0 हो सकती है, निगेटिव हो सकती है। तो इसके अकॉर्डिंगली अब आइंदा से याद रखना, आगे भी बहुत सारे जगहों पे ये मिलेगा हमें, जब भी अंडर रूट के अंदर में कोई क्वांटिटी आती है तो वहां पे 3 केसेस बनते हैं, अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव एंड अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी 0। तो ये 3 केसेस हमें वहां पे बनाने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ, अगर हम b ग्रेटर देन 0 लेके चलते हैं तो ये अंडर रूट डिफाइन होगा क्या? यस सर। होगा, यस सर। अंडर रूट डिफाइन होगा, डिफाइन होगा मतलब वो वैल्यू कैसी देगा, रियल। रियल। तो तुम बताओ क्या हम यहाँ पे अल्फा बीटा को अब रियल बोल सकते हैं क्या? थोड़ा सोचो, इतनी चीजें हमें गिवन है यहाँ पे, इसके अलावा और कुछ नहीं गिवन है, एंड बोला गया है कि d ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स का नेचर कैसा है? सर रियल होगा फिर।
ये लो। थोड़ा सोच समझ के बताओ। सामने जितनी भी चीजें डिपेंड दिख रही करता है उसके अकॉर्डिंग बताओ कि क्या इतना डाटा सफिशिएंट है डी ग्रेटर देन 0 पे रूट्स को रियल बताने के लिए, या कुछ और भी होना चाहिए? सर ए और बी भी रियल चाहिए। हाँ बिल्कुल सही। यहाँ पे देख लो, अभी तक हम क्या बोलते थे, बस क्वाड्रेटिक है तो ए नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी वो रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। इसके पहले की हमने जितनी भी चीजें देखी है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स वगैरह वगैरह, वो उसमें एबीसी रियल की बात हमने कहीं पे नहीं की थी। ठीक है, वहां पे बस ये चल रहा था ए नॉन जीरो होना चाहिए क्योंकि उसको क्वाड्रेटिक बनाना है। लेकिन अब जब हम नेचर ऑफ रूट्स की बात करेंगे एंड हमें नेचर ऑफ रूट्स बी के ऊपर डिपेंड करवाना है, तो इस बी का, ए का एंड सी का रियल होना मस्ट है। क्योंकि अगर बी रियल नहीं होगा, मान लो हमने बी को ले लिया आयोटा एंड हमारा डी आ रहा है 4, तो क्या ये अल्फा हमें रियल मिलेगा क्या? नो सर। नहीं मिलेगा। तो इस वजह से अगर नेचर ऑफ रूट्स को डिपेंड डी के ऊपर डिपेंड करवाना है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हमें ध्यान देने होंगे वहां पे, है ना। डी के ऊपर अगर डिपेंड करवाना है तो ए बी सी का रियल होना मस्ट है। ए बी सी जब रियल रहेंगे तभी वो डी के ऊपर डिपेंड करेगा, अदरवाइज नहीं। अब डी के ऊपर डिपेंड करेगा क्योंकि ए बी सी रियल है। अब जब बी पॉजिटिव, तो ये देख लो यहाँ से हमें रियल वैल्यू मिलेगी, ये माइनस बी भी रियल है, ए भी रियल है, तो ये ओवरऑल क्वांटिटी रियल। सेम यहाँ पे भी होगा। अब ये दोनों रूट्स इक्वल हो सकते हैं क्या? सेम, अगर डी पॉजिटिव है तो हो सकते हैं क्या सेम, अगर डी पॉजिटिव है तो? नहीं। नहीं। नो सर। तो इस वजह से यहाँ पे जो नेचर ऑफ रूट्स आएगा वो कैसा रहेगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट, या रियल एंड अनइक्वल भी कह सकते, डिस्टिंक्ट। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। उसके बाद d इक्वल टू 0 ले लिया, तब भी अंडर रूट डिफाइंड है, वहां से हमें रियल वैल्यू मिलेगी 0। अब बताओ ये रूट्स सेम आएंगे या डिफरेंट आएंगे अगर d 0 ले सेम लिया? आएंगे। सेम। इक्वल सेम। तो इसका मतलब रूट्स का नेचर कैसा? रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल रूट। रियल एंड इक्वल रूट्स। एंड उसके बाद अगर हम d को लेस देन 0 ले रहे हैं तो बताओ, इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट रूट। नॉट रियल। इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, क्योंकि distinct अंडर रूट भी के आएगा। अंदर में निगेटिव क्वांटिटी आ रही है तो वहां से हमें मिलेगा आयोटा। ए रियल एंड इमेजिनरी कैसे बे? ए तेजस कुछ भी मत बोलो। सर इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट। नहीं वो तेजस कुछ बोल रहा है, रियल एंड इमेजिनरी। सर मैं रूट्स डालना था पर रियल डाली। ठीक है ठीक है ठीक है। इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट्स रहेंगे क्योंकि उसमें आयोटा आएगा, आयोटा आएगा तो वो इमेजिनरी हो जाएगा पार्ट। तो अब यहाँ पे देखो, इसमें जो आयोटा वाला पार्ट है वो कौन से साइन के साथ आ रहा है? प्लस। एंड यहाँ पे आयोटा वाला पार्ट माइनस साइन के साथ। एंड रियल पार्ट, ये माइनस भी तो रियल पार्ट रहेगा, यहाँ पे भी माइनस भी रियल पार्ट रहेगा। मीन्स यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट प्लस के साथ एंड यहाँ पे माइनस के साथ आ रहा है। इसका मतलब इमेजिनरी रूट्स हमेशा किस में लाई करते हैं? कंजुगेट पेयर्स। रूट्स लाइज इन कंजुगेट पेयर्स। ठीक है, क्योंकि खुद ही देख लो ये बी तो रियल है, ये रियल पार्ट हो जाएगा उसका, एंड ये इमेजिनरी पार्ट वो आ रहा है प्लस के साथ। यहाँ पे रियल पार्ट माइनस बी है, इमेजिनरी पार्ट माइनस के साथ। तो रियल पार्ट सेम है दोनों में, बस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के कंजुगेट है। मीन्स अगर रूट्स इमेजिनरी आते हैं तो रूट्स लाइज इन कंजुगेट पेयर्स। ठीक है, मीन्स यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख लो, एक रूट अगर 1 - 2 आयोटा है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? 1 + 2 आयोटा। 1 + 2 आयोटा। ठीक,
लेकिन उसके लिए एबीसी का रियल होना मस्ट है, ये ध्यान रखना, क्योंकि तभी रूट्स का नेचर डी के ऊपर डिपेंड करेगा। एक ट्री डायग्राम बनानी है हमें यहाँ पे, एक इसके नीचे अब जब रियल एंड डिस्टिंक्ट आते हैं तो उसको और हम आगे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं रैशनल एंड इररेशनल में। तो इसके नीचे भी और हमें जाना है, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक? यस सर। या किसी को कोई डाउट है इसमें? कोई भी डाउट है तो पूछ लो अभी। नो डाउट सर। ठीक है, तो नेक्स्ट, अब इसी रियल एंड डिस्टिंक्ट के नीचे हम आगे बढ़ रहे हैं। रूट्स रैशनल एंड इररेशनल कब होंगे? क्योंकि अगर रियल आएंगे तो रैशनल एंड इररेशनल इन दो पार्ट्स में हम उसको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी कुछ कंडीशंस होती है, तो वो देख लो। तो यहाँ पे एबीसी का रैशनल होना मस्ट है, एबीसी का रैशनल होना मस्ट है। एंड अब पूरी कहानी डिपेंड करेगी डी के ऊपर। डी अगर परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, डी तो पॉजिटिव है, उसमें भी अगर वो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, अल्फा को और इसको मैं अगेन लिख लेता हूं यहाँ पे। तो ये देखो एबीसी हमने रैशनल ले लिए, डी परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, तो डी परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है मतलब अंडर रूट डी से हमें एक रैशनल क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है, एक रैशनल क्वांटिटी मिलेगी। ये एक रैशनल है, रैशनल प्लस रैशनल, रैशनल अपॉन में रैशनल, रैशनल। तो इसका मतलब अगर डी परफेक्ट स्क्वायर आएगा एंड कोएफिशिएंट्स रैशनल रहेंगे, कोएफिशिएंट्स रैशनल रहेंगे तो रूट्स भी कैसे आ जाएंगे? रैशनल रूट्स। क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? यस सर। अगर हम Yes, sir. एबीसी को सिर्फ रियल ही रखते तो फिर डी परफेक्ट स्क्वायर होने पे हम उसको रैशनल नहीं कह सकते हैं, वो इरेशनल भी हो सकता है उस केस में। मान लो डी परफेक्ट स्क्वायर एंड बी आ रहा है √5, बी √5 है, तो इरेशनल है ना वो अभी। तो डी के ऊपर अगर हमें डिपेंड करवाना है रैशनल एंड इरेशनल वाला नेचर, तो एबीसी को हमें रैशनल लेना जरूरी है, ठीक है। एंड अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो फिर उस केस में जो रूट्स आएंगे वो रहेंगे इरेशनल रूट्स, इरेशनल रूट्स। एंड इरेशनल रूट्स भी कंजुगेट पेयर्स में लाई करते, देख लो, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, अल्फा में ये जो इरेशनल पार्ट है वो प्लस के साथ आ रहा है एंड यहाँ पे इरेशनल पार्ट माइनस के साथ, तो इरेशनल रूट्स भी कंजुगेट पेयर्स में लाई करते हैं, लाइज इन कंजुगेट पेयर्स। और इरेशनल में कंजुगेट पेयर अलग रहेगी। जैसे अगर मान लो एक एग्जांपल के लिए एक रूट अल्फा 1 + √2 है, तो दूसरा आ जाएगा 1 - √2, ठीक है। इसमें कंजुगेट निकालने के लिए क्या करना है, ये जो रैशनल पार्ट है वो एज इट इज रखना है, इरेशनल पार्ट का साइन चेंज कर देना है, ठीक है। क्लियर है ये? Yes. एंड फिर रैशनल को भी आगे हम इंटीजर कब बनेगा इसके बारे में बोल सकते, कंडीशन निकाल सकते हैं, वो देखेंगे। पहले ये लिख लो, फिर उसके बाद रूट्स कब इंटीजर होंगे वो देखते हैं।
हो गया ये? हाँ सर। ठीक है, तो अब आगे कंडीशन देखते हैं इंटीजर रूट्स की। तो वो रैशनल में ही आगे बढ़ाना पड़ेगा हमें, ये रैशनल, ठीक है, ये एल रहेगा, इसी में आगे बढ़ाएंगे। तो उसके लिए कंडीशन है, ये ए जो होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो होना चाहिए 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। ये बी एंड सी जो है वो इंटीजर होने चाहिए, एंड डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ऐसे डी परफेक्ट स्क्वायर आगे होगा, तब भी लिख ले रहे उसको, डी परफेक्ट स्क्वायर, ये पी एस परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो रूट्स आर इंटीजर, रूट्स आर इंटीजर। वो देख भी लेते कैसे, तुम बताओ। बी एंड सी इंटीजर है, तो कैसे इंटीजर लेना चाहोगे तुम उसको, इवन ऑड, जो भी तुम चाहोगे वो लेंगे, तो कैसे ले बताओ। बोलो। इवन, ठीक है, बी एंड सी दोनों को इवन ले लेते हैं, ठीक है, बी एंड सी दोनों को इवन ले लेते हैं। तो ये बताओ यहाँ पे, एंड डी परफेक्ट स्क्वायर है, ध्यान रखना। ये बताओ, ये एक इवन आ रहा है 4ac, एंड बी एंड सी को अगर हमने इवन लिया है तो बी भी क्या, बी स्क्वायर भी कैसा आएगा, बी एंड सी को इवन ले रहे हैं, ये बी स्क्वायर भी इवन आएगा, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी इवन आएगा, एंड इवन का अंडर रूट भी इवन ही आएगा, मतलब ये ओवरऑल क्वांटिटी इवन रहेगी। क्या ये क्लियर हो रहा है? यस सर। अब ये बी इवन है, एंड इधर से भी इवन आ रहा है, तो इवन प्लस इवन कैसा रहेगा, इवन। इवन, एंड वो 2a से डिविजिबल Upon 2 होना even. चाहिए। 2 से तो चलो वो होगा, लेकिन अब a से भी होना चाहिए था। सर तो एक ही वैल्यू यहाँ पे a को क्या कर दिया है, 1 लिख दिया है, a 1 होना जरूरी है, ठीक है। तो a अगर 1 ले लेंगे तो तुम b एंड c की कोई भी इवन वैल्यू ले लो, वो हमेशा इंटीजर आएगा। वरना फिर अगर a की वैल्यू हम कुछ और ले रहे तो हमें रेस्ट्रिक्शन डालने पड़ेंगे इवन वैल्यूज में भी, कौन सी पर्टिकुलर इवन वैल्यूज उसको लेनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके वजह से a को पहले ही 1 कर दिया है। अब b एंड c की कोई भी इवन वैल्यू आने दो, ऊपर वाला हमेशा एक इवन नंबर आएगा डिवाइडेड बाय 2, वहां से हमें एक इंटीजर मिलेगा, ठीक है। तो ये है इंटीजर रूट्स की कंडीशन। तो ये पूरी एक ट्री डायग्राम है, इसमें सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स डी के ऊपर कब डिपेंड करते हैं, जब एबीसी रियल है। तो डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0, डी लेस देन 0, ये 3 केसेस। तो जब डी ग्रेटर देन 0 तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, वो दिख भी रहे तुम लोगों को। जब डी इक्वल टू 0 तो रूट्स रियल एंड इक्वल, एंड जब डी लेस देन 0 तो इमेजिनरी रूट्स, एंड इमेजिनरी रूट्स हमेशा किस में लाई करते हैं, कंजुगेट पेयर्स में। कंजुगेट पेयर्स। फिर उसके बाद इंटीजर में, रियल में ही हम आगे बढ़ते हैं, तो रैशनल एंड इरेशनल इन दोनों में हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोएफिशिएंट्स का रैशनल होना मस्ट है, तब जाके हम वो रैशनल एंड इरेशनल नेचर डी के ऊपर डिपेंड करवा सकते हैं। तो अगर डी परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो रूट्स रैशनल, एंड डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है तो रूट्स इरेशनल, एंड इरेशनल रूट्स भी लाई करते हैं कंजुगेट पेयर्स में। एंड रैशनल में भी आगे बढ़ सकते हैं, इंटीजर कब आएंगे, तो उसके लिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, उसका 1 होना जरूरी है, एंड बाकी बी एंड सी को इंटीजर होना, एंड डी आना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, तब जाके रूट्स आएंगे इंटीजर, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट है इसमें, ये जो डायग्राम बनाई हमने उसमें, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर सिर्फ क्वेश्चन ही करने हैं हमें, थ्योरी पार्ट नेचर ऑफ रूट्स का इतना ही है। रैशनल रूट्स के लिए क्या क्या देखना है, इरेशनल के लिए क्या देखना है, इंटीजर रूट्स के लिए क्या देखना है, ये सारी कंडीशंस हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है फिर।
आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम क्वेश्चंस करेंगे नेचर ऑफ रूट्स के। तो किसी को कोई डाउट आज के इसमें? नो नो सर। ओके चलो ठीक है। एंड तुम्हारा होमवर्क क्या है? सेक्शन डी, वो FOM 1 की जो मॉड्यूल है उसमें का सेक्शन डी। ठीक है चलो फिर आज के लिए इतना ही था।